हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबोलाइट क्या रोल प्ले करते हैं, टर्नओवर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर हम आगे बात करेंगे। आपको बेटा ये बतलाना है, मुझे आपको यह बतलाना है कि जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसमें कौन कौन से बॉन्ड आपको देखने मिलते हैं। यू हैव टू कंसीडर ऑल दी बॉन्ड्स। जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड है उनको भी कंसीडर करना है आपको, जो दो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने पर बॉन्ड बन रहा है उसको भी कंसीडर करना है आपको, और आपको कंसीडर करना है दो स्ट्रैंड के बीच के बॉन्ड। तो आपको बताना है एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, के कितने प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं और उनके नाम बताइएगा आप। ठीक है, थोड़ा सोचिएगा और सोचकर इसका आंसर कीजिएगा। आपको बताना है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो बॉन्ड होते हैं कुल कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं और उन बॉन्ड के नाम क्या है। एंड व्हाट आर द फोर्सेस दैट मेक द डीएनए स्टेबल। ठीक है, वे कौन से बल या फोर्स होते हैं जो डीएनए को स्टेबल बनाए रखते हैं। तो आपको कुल मिलाकर आपको यह बताना है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में कौन से वो फोर्स हैं जो उसको बनाए रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेम्ब्रेन किन फोर्सेस से बनी होती है, किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं, उनके भी नाम आपको बताना है। तो आप डीएनए को ऐसे देखिएगा कि पेंटोस शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस कौन किससे जुड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को लिखना है और कहां बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी बताना है। तो आज हम आप लोग जो है वो आज का जो आपका होमवर्क है आपको सबको कमेंट में लिख भेजना है इसको। आपको बताना है कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल के बनने के दौरान न्यूक्लियोटाइड बनने में कौन कौन से बॉन्ड लगे, उसमें किस किस के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डीएनए बनने में कौन से बॉन्ड बने और डबल स्ट्रैंड डीएनए बनने में कौन से बॉन्ड बने। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी टर्नओवर के बारे में, के हमने मेटाबॉलिक फ्लक्स के बारे में बात की थी। के तो आपको बताना है एक वर्ड का मतलब आप और बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर ऑफ बायोमोलिक्यूल। टर्नओवर ऑफ बायोमोलिक्यूल, के बायोमोलिक्यूल के टर्नओवर का मतलब क्या होता है। के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स के टर्नओवर का मतलब क्या होता है यह भी आपको ही बतलाना है। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये तो क्वेश्चन है आपके जो आपको आज मुझे कमेंट में आप आंसर लिख भेजेंगे बेटा, मैं चेक करता हूं। बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन में और वेबसाइट में भी कमेंटिंग ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब कई बच्चों ने कहा सर आप शायद भूल गए कि आपने बताया नहीं हमें कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, तो मैं आपको बतला देता हूं बेटा। तो चलिए, है ना, पिछली क्लास में मैं शायद भूल गया था इस चीज को, तो अभी मैं आपको क्लियर करता हूं बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर क्या है आपके। तो हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग डीएनए। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ये तो क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम माइक्रोमीटर को हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसानी होगी सॉल्व करने में। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने इस 1 माइक्रोमीटर को हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया। तो हमको मालूम है 10⁻⁻6 जो है वो 1 माइक्रोमीटर के। जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हो गया 10⁻10 करना है आपको। तो आपको 1 के बाद कितना जीरो रखना पड़ेगा, 4 जीरो रखना पड़ेगा आपको यहां पे। ठीक है ना, मतलब 1 माइक्रोमीटर भी कन्वर्जन तो आता होगा ना, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। हो गया ना, तभी तो होगा ना बेटा। तो देखो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या, -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर एट के। तो हमने क्या किया, -6 को -10 में कन्वर्ट किया हमने, तो 1 के आगे 4 जीरो लगाया ताकि ओवरऑल वो -6 रह जाए वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। के हमको मालूम है 34 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 बेस पेयर। चूंकि किंतु परंतु वाला क्वेश्चन एट के हमने कहा कि हमें मालूम है कि 34 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 बेस पेयर। इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम में होगा 10/34 बेस पेयर होगा। तो इसका मतलब 10,000 एंगस्ट्रॉम में क्या होगा बेटा। तो हमने बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन किया, हमने कहा कि चूंकि किंतु परंतु वाला क्वेश्चन हमने लगाया यहां पे। ठीक है, 34 है ना, ठीक है, डिवाइड किया हमने। तो ओवर हमने जो है, चूंकि हमारे पास यहां पे उन्होंने जो ऑप्शन डायरेक्ट 1 2 3 4 में रखा उन्होंने, तो 34 को हमने टेंटेटिवली 100 को डायरेक्ट 3 हो गया, ये 300 आ गया। 300 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ गया, ये 3000
बेस पेयर आ गया, ये आंसर इज दिस वन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने माइक्रोमीटर को आपने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो आ गया 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है चूंकि बिकॉज 34 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 बेस पेयर, दैट्स व्हाई 1 एंगस्ट्रॉम में 10/34 बेस पेयर। तो 10,000 में कितना हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 34, तो कितना आ गया ये 300 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 3000 बेस पेयर आ गया। क्लियर? ठीक है, देन ए डबल स्ट्रैंड डीएनए हैज 40 न्यूक्लियोटाइड, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में 40 न्यूक्लियोटाइड है, ATGC सब 10 नंबर में है बेटा, तो लेंथ डीएनए का लेंथ कितना होगा, तो देखो एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन से होती है, ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन से होती है, ठीक है, तो हमको मालूम है कुल 40 न्यूक्लियोटाइड है सब 10 के नंबर में, तो मतलब 10 पेयर, ये 10 बेस पेयर ये हो गया, 10 बेस पेयर ये हो गया, तो कुल कितना हो गया, कुल 20 बेस पेयर, कुल 20 बेस पेयर हो गया। और 10 बेस पेयर की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो 20 के कितना हो गया बेटा, ये 68 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है ना, अरे भाई 40 न्यूक्लियोटाइड है मतलब 20 पेयर है, 20 पेयर है मतलब कितना हो गया बेटा, 2 फेरे हो गए, एक फेरे की लंबाई कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 2 की कितना हो गया 68 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, फिर एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में कुल 200 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 60 में साइटोसिन है, यदि 60 में साइटोसिन है तो 60 में ही क्या होगा, ग्वानिन होगा, कुल कितना हो गया 120 हो गया, 200 में से 120 को माइनस किया हमने, कितना आया 80 आया बेटा, और 80 क्या होगा, एडेनिन प्लस थाइमिन क्या होगा, ये 80 होगा, तो एडेनिन कितना होगा बेटा, आधा कर दो, 80 का आधा कर दो, आप आधा किया कितना आ गया 40 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा बेटा के, यानी 200 न्यूक्लियोटाइड दे रखे टोटल उन्होंने, और उसमें से जो है वो 60 में साइटोसिन है तो 60 में ही ग्वानिन होगा, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन पैरिंग करता है आपस में, तो 120 हो गया, 200 में से 120 को माइनस किया, 80 बचा, 80 में आधा थाइमिन होगा, आधा आधा एडेनिन होगा, आंसर आ गया 40। क्लियर? ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा बेटा हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि अब ऑलमोस्ट हम मॉलिक्यूल वाला सारा हिस्सा मेटाबॉलिज्म का बेसिक्स वो सब समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बेटा बायोलॉजिकल मिडिलमैन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे अब एंजाइम्स के बारे में। ठीक है ना, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में हम अब एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, क्या होते हैं एंजाइम, किस तरह के होते हैं एंजाइम के, क्योंकि देखिए अभी आपको ध्यान होगा मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हर एक रिएक्शन जो फिजिकल रिएक्शन है वो भी एंजाइम की हेल्प से होती है ताकि उसको हम स्पीड अप कर सके। मैंने आपको बताया भी था कि पैदल सड़क पे चला, रोड तो वही है, मेटाबॉलिक पाथवे या रोड तो वही है, लेकिन पैदल चलने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन यदि आप इंजन का इस्तेमाल करेंगे, कोई फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे आप। क्लियर? ठीक है ना, तो वही है कि एंजाइम इज ए फैसिलिटी। मेटाबॉलिक सिस्टम में एंजाइम जो होता है वो स्पीड के, एंजाइम क्या करता है बेटा, वो स्पीड के लिए काम करता है, एंजाइम जो होता है वो स्पीड को बढ़ाने का काम करता है वो। ठीक है, हाल ही में मैंने अपने पर्सनल ब्लॉग में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने मुझे जो है वो जो मुझे बड़ा अच्छा कहीं मतलब मैंने इसको कहीं पढ़ा तो आपको बतलाया वहां पर के मैंने आपको बताया था कि जीवन में सफलता के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि सफलता को आप फिजिक्स के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड। जो यानी कहीं पहुंचना है, सफलता के मार्ग पर चलते हुए आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप में योग्यता होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए आप में, कि उसको आपको जनरेट करना पड़ेगा, अपने आप को जो है तैयार करना पड़ेगा उसके लिए, और सही दिशा में आप कई लोग ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं बोलूंगा, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आप कितने ही टैलेंटेड हो लेकिन यदि आप सही दिशा में नहीं चलेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सूरज की किरणों में अकूत क्षमता होती है, जो सनलाइट है उसमें बहुत पावर होता है, लेकिन जब तक आप उसे एक पॉइंट पे फोकस नहीं करते तब तक आग नहीं लग सकती है। ठीक है, जब तक आप उस सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करते तब तक उस एनर्जी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कैपेबिलिटी होना हो, उसके बाद आपके पास में सही दिशा बताने वाला भी होना चाहिए, सही डायरेक्शन की जानकारी होना चाहिए, और डायरेक्शन में रोल प्ले करता है आपका टीचर, आपके गुरु रोल प्ले करते हैं उसमें के। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्पीड, वो है मतलब कि समय का सही इस्तेमाल करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सफलता की कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है और एंजाइम की दुनिया पर भी लागू होती है, मतलब मेटाबॉलिक लाइफ पर भी लागू होती है। जो एंजाइम होते हैं
दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज। यानी एंजाइम एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को सफलतापूर्वक आगे क्यों बढ़ा पाते हैं? बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी, उनमें क्षमता होती है कि वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, वो अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, अपने आधारी पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी उसकी कैपेबिलिटी इनमें होती है। फिर डायरेक्शन, इनको पता होता है कि परिवर्तन करने पर सबस्ट्रेट से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उनको एक निश्चित डायरेक्शन में काम करते हैं एंड दे स्पीड अप द प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। ये एंजाइम की प्रॉपर्टी है जो हमको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। हमको ये जो बायोलॉजी है ना, बहुत सारी कहानियां सुनाती है हमको बायोलॉजी के। यानी जो लोग बायोलॉजी को सोचते हैं कि केवल पढ़ लेने भर से काम बन जाएगा, केवल रट लेने भर से काम बन जाएगा, वे लोग समझते ही नहीं है। वे वैसे लोगों के समान है जैसे जो कट्टरपंथी लोग होते हैं ना, जो 4 लाइनें पढ़कर जो है वो लड़ने के लिए तैयार आते हैं। दे नेवर नो दी इनर डेप्थ ऑफ एनी रिलीजन, क्योंकि दुनिया का हर धर्म प्रेम से रहना सिखाता है। ये अभी की बात नहीं है, तो सदियों पुरानी बात है। 1500 में भी लोग लड़ रहे थे, 1400 में भी लोग लड़ रहे थे, और ये केवल रिलीजन के नाम पे लोग लड़ रहे थे। वो बहुत पुरानी बात है, अभी भी लड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे जैविक संसार भी हमको बहुत कहानियां सुनाता है, बताता है बहुत चीजें हमको। तो मैंने कहा ना कि एंजाइम के पास में जो है कैपेबिलिटी है, डायरेक्शन है, स्पीड है, इसलिए वो सफल होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, और यही हमको अपने जीवन में भी उतारना है। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताया है कि अब आपको ये चीज, तीनों चीजें याद रखना है आपको। क्या बताया? कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड। क्या होता है एंजाइम? चलो छोड़ते हैं इस बारे में अभी बात नहीं करते। अभी छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको। ये बात है, मैं अब क्लास 4th में रहा हूंगा, 4th या 5th में। छोटा बच्चा था मैं भी। अरे मैं भी कभी छोटा बच्चा था बैठ के। क्लास 4th या 5th में जो है वो मैं रहा हूंगा। मुझे लगता है क्लास 4th की बात है या 5th की बात है। 5th की बात मान लेते हैं, चलिए। क्लास 5th में मैं था, ठीक है। हमारा स्कूल था, तो हमारा स्कूल जो था वो उस स्कूल का, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल था, तो स्कूल का मैं नाम भूल रहा हूं उसका, मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री प्राइमरी विद्यालय के। ये मेरा स्कूल कहां पे था? ये स्कूल था मेरा आष्टा में। भोपाल के पास में एक जगह है आष्टा, छोटा सा जगह, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर होगा। आष्टा है, सीहोर के पास में, छोटा सा तहसील है। वहां मेरे फादर की पोस्टिंग थी उस समय के, तो मैं वहां आष्टा के गवर्नमेंट स्कूल में। मेरी पूरी एजुकेशन जो है सरकारी स्कूल में हुई है, गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। तो और मेरा मेडिकल कॉलेज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, ठीक है। सरकार से मेरा बहुत गहरा नाता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा करता था। तो स्कूल की जब क्लास छूटी, एक दिन हम लोग जो है वो अपना स्कूल छूटा, तो स्कूल में वो घंटी बेल बजती है, टन 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 टन। क्लास छूटी, क्लास छूट के मैं अपना बैग लेके मैं बाहर निकलता हुआ गया। तो मेरा एक जो है मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, ठीक है। तो होता ना बच्चों के पास पानी की बोतल थी, तो मैं बोतल को ऐसे 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 हिलाता हुआ जा रहा था। तो एक लड़का जो मेरी क्लास का था, वो मेरे बाजू से गुजर रहा था, उसको बोतल लग गया, ठीक है। इतने में पीछे से एक लड़का आ रहा था, वो भी मेरी क्लास का स्टूडेंट का था। उसने बोला, उस लड़के बोला, देख गीतेंद्र ने तेरे को बोतल मार दी। अब वो पहले उसको लगा कि मेरी बोतल गलती से लग गई, तो वो बोला, तूने बोतल क्यों मारी मेरे को? मैंने कहा मैंने बोतल नहीं मारी। तो वो लड़का बोलता, तीसरा लड़का बोलता, नहीं नहीं, इसे मैंने देखा, मैं पीछे पीछे आ रहा था, इसे जानबूझ के तेरे को बोतल मारी। अब उसके हाथ में पानी की बोतल थी, उसने भी घुमा के मेरे को मार दी। मेरे को लग गई बोतल, मेरी बोतल तो मैं, मतलब मेरी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसको लग गया। अब मुझे गुस्सा आया। इतने में वो तीसरा लड़का बोलता है हमसे, गीतन देख तेरे को तो जोर से मार दी उसने। कितनी जोर से मारी, क्या ताकत है इसके पास में, क्या पावर है। मेरे को आया गुस्सा, मैंने अपनी बोतल उठाई, पूरी ताकत से उसमें दे मारी, उस लड़के में। अब उसने भी अपना, अब हम दोनों जो है वो बाल पकड़ के एक दूसरे के जो है वो मैदान में कुश्ती पर आ गए के, बाल पकड़ के जो एक दूसरे को नोच दिया, लड़ लिए के, बहुत सारी बातें एक दूसरे को कह दी। और बाद में जब देखा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो एक दूसरे के बाल छोड़े, गंदे कपड़े, और उसके बाद अपने अपने घर चले गए। वो तीसरा वाला लड़का मजे से अपना निकल लिया। उस दौरान जब हम लोग कुश्ती कर रहे थे, निकल गया वो। बाद में मैंने सोचा कि कौन था वो जिसने हमारे बीच झगड़ा करा दिया। अरे वो तो एंजाइम था। वो कौन था? एंजाइम था। उसने कुछ नहीं किया, उसने जो है जिस बात पे झगड़ा ना होता है ना, मैंने मतलब मेरी बोतल उसको लग गई तो वो शायद अवॉइड करता, ठीक है, थोड़ा कुछ बोलता, मैं चुपचाप रहता, चला बात खत्म हो जाती। लेकिन उसने क्या किया, उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। उसने एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर साइड कर दिया। उसने हम दोनों को गुस्सा दिला दिया। हम दोनों जो है वापस में कुश्ती कर लिए। हम दोनों बन गए रिएक्टेंट, लड़ लिए, नुच गए।
परिवर्तन आ गया, बाल खिंच गए, कपड़े गंदे हो गए, ये बन गया उत्पात। मम्मी घर आके घर में पूछे पूछे क्या करके आए ये, हाँ कहां कुश्ती करके आओ? वो अच्छा नहीं है, वो राकेश ने मुझे मारा। राकेश ने घर जाके बोला कि वो है ना, वो गीतेंद्र ना, उसने मुझे मारा, है ना। दोनों की मम्मी जो है, वो राकेश की मम्मी मेरे को बारे में बुरा बुरा बोलने लगी, मेरी मम्मी उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगी कि कैसे जाहिल बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा वैसा करके। उसकी मम्मी बोले कि वो भी, आप समझ गए ना बात के। तो मतलब जिस चीज पे कुछ नहीं होता उस चीज पे लड़ बैठे। और जिंदगी में आपको बहुतेरे एंजाइम मिलेंगे। जब भी कोई आदमी आपको किसी और के बारे में बुराई करता मिले ना, आप समझ जाना, बायोलॉजिकल मिडिलमैन, हम जानते हैं तुम क्या चाहते हो। आप समझ जाना कि वो एंजाइम है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है। वो आपको आपके नहीं ऐसा बोलेंगे हमको, वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उसने मुझे नहीं भड़काया, उसने उसको भी भड़काया, इसको भी भड़काया, मतलब दोनों दिशाओं में बराबर। मुझसे बोला कि तेरे को जोर से मार दिया, उसको बोला अरे वाह अब तो तू पिट गया, फिर मुझको बोला कि तू पिट गया। अब इतने में हम दोनों जो है वो पूरे जोश में लड़ लिया आपस में। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों दिशाओं में बढ़ाया, दोनों डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया उसने। और उसने जिस बात पे हम झगड़ा ना करते उस पर झगड़ा करा दिया। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, झगड़ा करने की एक वजह चाहिए, वाजिब वजह चाहिए, उसको भी नीचे कर दिया उसने। छोटी छोटी बात में झगड़ा होने लगा, ठीक है ना। तो ये एंजाइम, मैं बताऊं आपको, मैं कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, मतलब ये लास्ट की बात है, मेरे घर में एक मेड काम करती थी। अब क्या है, मेरे घर में मेरी मम्मी रहती है, भारती रहती है ना, सास बहू साथ रहती है। तो जैसे ही जो है वो भारती ऑफिस जाए तो मम्मी को जाके बोले, वो मैडम तो कुछ काम भी नहीं करती ज़्यादा, मैडम ने ऐसा बोला कि मम्मी ने पूरा व्यवस्था बिगाड़ रखा है ना। फिर मम्मी ने कुछ रिएक्शन दिया होगा तो भारती को शाम को बोले कि मम्मी बोल रही थी कि भारती तो कुछ भी नहीं करती, भारती तो सब सिस्टम बिगाड़ती पूरा। जो बात उसने दो, अब भारती मेरे को बताई कि बताई मम्मी ऐसा बोलती है, मम्मी मेरे को बताई कि भारती सब के बारे ऐसा बोलती है। मैंने कहा दो कोई कुछ नहीं बोलता, वो एंजाइम है, बायोलॉजिकल मिडिल मैन। तब से जब भी दिखती थी मुझे लगता था कि ये तो एंजाइम आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा वो एंजाइम है, समझाया मैंने पूरा थ्योरी कि भैया बायोलॉजिकल मिडिल मैन है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा, दोनों दिशाओं बढ़ा रहा है ताकि लड़ लो, ठीक है। कई लोगों को बहुत खुशी मिलती है। फिर बाद में हम लोगों ने जो को दिवाली के समय बोला कि अपने घर जाओ, जय जय राम जी की, है ना, अपने घर जाइए और सुखी सुखी रहिए और कहीं और जाकर रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों दिशाओं में बढ़ाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में बहुत तरह से लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो अभी लौट के मुद्दे पे आते, तो अब हम क्या क्या समझे। अभी चैप्टर शुरू नहीं किया मैंने अभी आपको, अभी हमने आपसे बोला कि ये जो लोग होते हैं ना, जो भड़काने वाले लोग होते हैं, वो अलग से नहीं होते हैं, वो आपके हमारे बीच ही होते हैं। वो मतलब होते वो वही हैं जो कॉमन है, के मतलब ये है कि दे आर प्रोटीन। सबसे अधिक सेल में कॉमन क्या है, प्रोटीन कॉमन है के। तो एंजाइम विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन है के, और कुछ अपवादों को छोड़ दें आप तो सारे एंजाइम प्रोटीन ही हैं। दे आर बायोलॉजिकल मिडिलमैन, दे आर बायोलॉजिकल सिस्टम में वो कैटलिस्ट हैं, उनका अपना एक कैपेबिलिटी है, उनका अपना एक डायरेक्शन है, उनका अपना एक स्पीड है। रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों दिशाओं में बढ़ाते हैं और काम कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करते हैं। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। तो मतलब अब आप बोलेंगे सर और क्या सिग्निफिकेंस है एंजाइम का, क्या लगता है आपको कि एंजाइम का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में नहीं होता है। एक एंजाइम का नाम बता रहा हूं आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेज, आपको पता है दिस इज ए लाइफ सेविंग ड्रग, ठीक है। ये जीवन बचाने वाली दवा है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कार्डियक हार्ट अटैक के केस में, जब हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है और वहां पर यदि मान लीजिए एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एंजियोप्लास्टी समझते हैं कि जो है आपके एक ब्लड वेसल में तार को डालते हैं, तार से वो तार हार्ट तक पहुंचता है, जहां पे जो आर्टरी बंद पड़ गई उसको वो क्लियर कर देते हैं उससे, ठीक है। यदि एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर जो है डॉक्टर क्या करते हैं,
जो है वो थ्रोम्बोकाइनेस का थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि जो लोग अधिक कोलेस्ट्रॉल जिनका होता है, जो लोग अधिक फैट खाते हैं, उनकी आर्टरी के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोमा बन जाता है, आर्टरी के अंदर एक ब्लॉकेज बन जाता है और उससे कारण ब्लड फ्लो कम होता है। कई बार वो ब्लॉकेज टूट जाता है, टूटकर जो है वो कोरोनरी आर्टरी को बंद कर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की आर्टरी में ब्लड जाना बंद जाता है और हार्ट का वो वाला हिस्सा नष्ट होने लगता है। हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन बोलते हैं। तो वैसे में जो है वो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि हार्ट की उस आर्टरी को चालू किया जाए। तो जो क्लॉट वहां पर प्रेजेंट है, जो वहां पर ब्लड का क्लॉट प्रेजेंट है, उस क्लॉट को हटाया जाए और हटाने की दवा होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये वहां जाके हटा देता है उसको के, बड़ी इफेक्टिव दवा है। तो ये लाइफ से एंजाइम्स का नॉलेज आज इतना है कि एंजाइमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जहां पर हम एंजाइम की पूरी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। एंजाइमोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जहां पर हम एंजाइम की स्टडी करते हैं और इन एंजाइम का हम इस्तेमाल थेरेपेटिक पर्पज में भी करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज में करते हैं, बीमारी का पता लगाने में करते हैं, इलाज करने में करते हैं, हम जो है कई सारे केमिकल के प्रोडक्शन में करते हैं इसमें हम, ठीक है, फाइन केमिकल्स बनाने में इसका यूज करते हैं। जो आप मार्केट से फलों का रस लेके आते हैं ना, जो आप इसे रियल का जूस लेके आते हैं, आप घर में फल का रस निकालना, घर में आप फ्रूट जूस निकालोगे ना, उसमें कई सारे आपको जो है उसमें बारीक बारीक फाइबर तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बाजार से रियल का जूस लेके आओगे, फ्रूटी लेके आओगे, एकदम साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसमें पैक्टिनस एंजाइम का इस्तेमाल किया उन्होंने, सेलुलोज एंजाइम का इस्तेमाल किया है। तो जो भी फाइबर थे उसको उन्होंने हटा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, जिससे कि वो एकदम स्मूथ हो गया है। वो आई बात समझ में? ये जो बतला रहा हूं ये सब भी आपके एनसीईआरटी में, 12th क्लास एनसीईआरटी में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दे रखा है। अभी मैं आपको चूंकि एंजाइम पढ़ा रहा हूं तो मैंने वहां का रेफरेंस देके आपको ये चीजें बता दी यहां पे, ठीक है ना, क्लियर? अब सिंपल सी बात है कि एंजाइम को यदि काम करना है तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम क्या करेगा बेटा, कैसे काम करता है एंजाइम? एंजाइम दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पास पास लाता है और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स को बनाता है और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम जैसे देखिए क्या होता है कि यदि हम कहें आपसे कि द होल सरफेस है ना, एंजाइम की पूरी सरफेस रिएक्टिव नहीं है, देयर आर सर्टेन एरिया एंजाइम का होता है जो रिएक्टिव होता है। जैसे हम आपसे बोले कि आप, चलो एक बात छोड़ते हैं यहां पे, हम अभी पहले हम समझेंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा कि चैप्टर को समझने पर फोकस किया कीजिए, कि लिखा किताबों में सब कुछ है। यदि आप यहां पे केवल लिखने के लिए आए हैं, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कि आपको समझना पड़ेगा चैप्टर को। अब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, हम मनुष्य के जैव विकास की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पता है आपको क्या है? वो है बाइपेडल लोकोमोशन, कि हम दो पैरों पर चलने लगे, दो पैरों पर चलने लगे तो हमारे हाथ फ्री हो गए, और हाथ फ्री हो गए तो हमने इससे वेपन्स, हथियार बनाए, हमने कलम पकड़ी। जो भी परिवर्तन हुआ है वो हमारे हाथों ने किया है। मतलब जो ह्यूमन हैंड्स हैं, हमने युद्ध लड़े हैं तो हमने मुंह में तलवार रख के युद्ध नहीं लड़े, हमने कि मुंह में तलवार पकड़ लिया और उससे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक? हमने युद्ध वॉर लड़े हैं। कैसे लड़े वॉर? इंसानों ने हाथों में तलवार पकड़ के वॉर लड़े हैं, ठीक है। क्रिएशन किया है इंसानों ने, कि बड़ी मशीनों को बनाया है, बड़े बड़े जो है चमत्कार किए हैं, तो वो कैसे किए? अपने हाथों का इस्तेमाल किया है। मतलब हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो हमारे हैंड्स है, जिनके थ्रू हम जो है वो तमाम तरह के काम कर रहे होते हैं, फाइन काम कर रहे होते हैं उनके। हमने मान लिया कि हमारी, हम कभी अपने पेट से कोई काम नहीं कर पाते, ठीक है, कान से कोई काम नहीं कर पाते हैं, जो काम करना है वो अपने हैंड से करते हैं। दिस इज द सरफेस जो रिएक्टिव है। क्या है ये? रिएक्टिव सरफेस है। भाई आप बताओ ना, कभी गौर किया आपने? मैं हमेशा आप कहता हूं इस बात को, समझाता हूं हमेशा इस बात को, कि आप कभी देखना, आप भगवान के फोटो बने होते हैं, उन फोटो में देखा आपने गणेश जी के 6 हाथ बने हुए हैं, दुर्गा जी के 8 हाथ बने हुए हैं, कई बार 10 हाथ बने होते हैं। सच्चाई बताइए आप, क्या किसी व्यक्ति के 6 हाथ, 8 हाथ या 10 हाथ हो सकते हैं? आप कल्पना कीजिए कि आपके भी, मैं बोलूं कि 1 से 1 2 3, देखो अभी 8 हाथ हो गए आपके, तो आप अपने आप को यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं 8 हाथों से कैसे मैनेज करूंगा मैं, कि 2 हाथ के, 1 हाथ कर गए उस कॉपी से लिख रहा है, दूसरा हाथ मोबाइल पकड़े, तीसरा हाथ सिर खुजा रहा है, चौथा हाथ जो है वो खाना खिला रहा है। मतलब आप सोचिए कि आपके 8 हाथ हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा। तो आप फिर आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? फिर ये तस्वीरें हमको क्यों दिखाई पड़ती है? क्यों हमको मूर्तियों में 8 हाथ या 10 हाथ दिखाई पड़ते हैं? तो मैं क्लियर कर दूं आपको, ये इंडिकेटिव है, ये इंडिकेटिव है। द गॉड इज 10 टाइम मोर इफिशिएंट देन यू। गॉड इज हैविंग मोर एक्टिव साइड, इट हैज हैविंग द मोर पावर टू हेल्प यू। ये इसका मतलब है।
मतलब यह है कि 10 हाथ नहीं होते हैं, 10 गुना कैपेबल होता है। और 10 गुना कैपेबल होता है क्योंकि किसके पास में मोर एक्टिव साइट है उसके पास में। तो बात इतनी सी है कि एंजाइम के पास भी एक्टिव साइट होती है, हाथ होते हैं, वो उनका नंबर वेरी कर सकता है। एंजाइम में वेरी कर सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, पर ये हाथ ही है। आप कभी देखा आपने कि हमेशा आपको समझ में आएगा कि जो है वो कोई भी आप तस्वीर देखेंगे ईश्वर का, आप देखेंगे कि हाथों में कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ, अटके मुंह में नहीं पकड़ा हुआ उन्होंने, कान में नहीं लटका हुआ, मतलब जो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, हैंड्स आर एक्टिव साइट्स। ठीक है, ये एक फंडा दिमाग में रखना आप, तो आगे भी काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि एंजाइम जो होता है उस एंजाइम में देयर इज एक हिस्सा होता है एंजाइम में, द होल सरफेस इज नॉट रिएक्टिव। एंजाइम का पूरा सतह सक्रिय या रिएक्टिव नहीं होता है। देयर आर द पार्ट्स ऑफ एंजाइम, जो हिस्से होते हैं जो रिएक्ट, जहां पर कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है, उन्हें हम एक्टिव साइट कहते हैं, उन्हें हम एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, हाँ जुड़ा। जैसे कि एक ताले में चाबी लगानी है आपको, एक ताले में आपको चाबी लगानी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि चलिए ताला चाबी की बात कर ही लेते हैं हम यहां पे। मेरे पास एक लॉक है, ठीक है, अब ये इसका की है। मान लिया हमने कहा कि ये एंजाइम, ये हमने कहा ये आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है, और ये क्या है, ये इसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब सबस्ट्रेट को जुड़ना है, तो वो कहीं भी नहीं, यानी कहीं भी नहीं जुड़ सकता। और कहां जुड़ेगा वो, एक पर्टिकुलर साइट में जाके जुड़ेगा। जुड़ गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट में जाके ये जुड़ेगा, है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इस ताले में चाबी एक जगह पर रख सकती है। तो ये ताला यदि एक एंजाइम है तो चाबी लगाने की जगह क्या है, वो एक्टिव साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट, और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा बेटा कि एक्टिव साइट वो जगह यहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ता है, और वहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में केमिकल परिवर्तन करता है एंजाइम, उसके अंदर बॉन्ड को रीऑर्गेनाइज करता है, तोड़ता है, बनाता है, व्हाटएवर जो भी एंजाइम को काम करना है वो काम इस पे करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। दे हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे हैव पर्टिकुलर कैपेबिलिटी। करता क्या है, एंजाइम के भी कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एंजाइम क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, और जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, एक बात बताओ मेरे को कि वो लड़का जिसने मेरा झगड़ा कराया, अरे जिसने मेरा झगड़ा कराया ना, मैंने आपको बताया ना भी कि मैं स्कूल से निकल रहा था बाहर, 5वीं क्लास की बात बताई, वो लड़का जिसने हम दोनों का झगड़ा कराया, मेरे को नुचवाया उसने, खुद वो लड़का दूसरा भी नुच गया, और वो लड़का क्या किया बाद में, कहां गया, वो तीसरा बच्चा कहां गया, वो तो हंसी खुशी घर चला गया, हम दोनों कुश्ती करते रह गए, वो घर निकल गया अपना। क्या एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, क्या एंजाइम को रिएक्शन में कंज्यूम किया, वो एंजाइम था, लड़का कहां गया, घर पहुंच गया अपना। अब घर जाके क्या कर रहा हो, अब ऐसे लोग मालूम है, ऐसे जो लोग होते हैं ना वो परम प्रतापी होते हैं, ऐसे लोग परम प्रतापी होते हैं जो बायोलॉजिकल मिडिल मैन के समान काम करते हैं, एंजाइम समान काम करते हैं। घर पहुंचा ना तो उसको चैन तो है नहीं, उसको घर पहुंचा तो घर में जाके मम्मी पापा बोलते हैं आप कुछ नहीं करती हो, है ना। वो शर्मा आंटी को देखो, पापा बहुत तारीफ करते हैं उनकी। मम्मी गुस्से में आ गई, आने दो पापा को, पापा शाम को घर आए, जैसे ही घर आए पापा के गुस्से से लड़के ने बोल दिया, पापा मम्मी बहुत गुस्से में बोल रही थी आज कि पापा कोई काम वाम नहीं करते, सब काम मेरे ऊपर थोप रखा है, इतना काम कर रखा है। पापा बोले अच्छा, मम्मी मेरी बुराई भी करती मम्मी अकेले में, और आप वो बच्चा खेलने फिर निकल गया बाहर मैदान में। अब यहां मम्मी पापा से आजकल बहुत तारीफ करते हो पड़ोसन शर्मा आंटी की, मैंने कौन सी तारीफ की, अच्छा तुमने बोला नहीं उसको गुड्डू को कि जो है मैं कोई काम नहीं करता हूं, मम्मी पापा में डिंग 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 डिंग, फिर झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, पप्पू अपने गुड्डू वहां गए मैदान में दो लोगों को झगड़ा करा दिया, मतलब उनकी तो हैबिट ही है, मतलब एंजाइम हर बार मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होता है, एंजाइम मल्टीपल टाइम यूज होता है, एंजाइम दो का झगड़ा करा के आगे निकल जाता है, काम खत्म। मतलब दे नेवर कंज्यूम इन द रिएक्शन, वो प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, एक बार एक रिएक्शन चालू करके आगे निकल जाते हैं, अगले किसी को भिड़ाते हैं जाके। समझ जाना ऐसे लोगों को, कभी मिले ना जीवन में तो उनको यही बोलना,
भाई साहब हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका क्योंकि आप एंजाइम हो, समझ तो पाएगा नहीं वो यदि बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, किसी के नाम के आगे जैसे लगाते ना नो, किसी के नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आप लगा दो एंजाइम, एंजाइम सुरेश, एंजाइम मुकेश, ठीक है, एंजाइम हेमंत, मतलब कि अब आ गया, मतलब जैसे यार कि ये एंजाइम आ गया। ठीक है, चलिए तो अभी हमने बात की आपसे की है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि यदि मम्मी पापा में झगड़ा जो हुआ, वो झगड़े की वजह कौन, बच्चा था वो बोल के चला गया। नॉर्मली नहीं तो क्या झगड़े की एक बड़े वाजिब वजह, बड़ी वजह से ये पड़ती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा नहीं है कि कभी जो है कोई मनमुटाव किसी में नहीं होगा, लेकिन बात इतनी सी है कि अनकैटलाइज्ड रिएक्शन को बड़ी वजह से चाहिए। जब कोई बीच में तीसरा आदमी नहीं होता है ना, तो फिर दो लोग जो है वो काफी हद तक जो है कॉपरेट करते, झगड़ा नहीं करते उठ के। ऐसे ही होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी कि यदि एंजाइम ना होना तो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करने में अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट नीड्स मोर एंड मोर एनर्जी, जिसके बाद वो काम कर पाता है। ठीक है, लेकिन एंजाइम प्रेजेंट रहेगा ना तो वो फिर दोनों दिशाओं में काम करेगा, वो दोनों को आपस में रिएक्ट करा देगा वोट के। ठीक है, रेट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा देगा वोट के, और जो रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए पड़ती है, कोई भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक न्यूनतम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयर इज नीड ऑफ ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं उसको, और उसको एंजाइम कम करता है। मतलब छोटी सी बात पे झगड़ा करा दिया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए इसमें, यहां पर EA, जो EA दिखाई पड़ रहा है बेटा, वो क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। ये क्या है बेटा, ये एनर्जी फॉर एक्टिवेशन के। आप देख रहे हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में यदि आपको रिएक्टेंट को रिएक्ट कराना है तो यू नीड हायर एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि कैटलाइज्ड रिएक्शन जहां पर कि कैटलिस्ट या एंजाइम प्रेजेंट है, वहां पर आपको जो है कंपैरेटिवली कम एनर्जी में भी रिएक्शन चालू हो जाता है। बाकी बातें छोड़ दो, बाकी बातें बाद में करेंगे हम। अभी हम केवल एक चीज फोकस कर रहे हैं, वो है कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करते हैं, इस पर फोकस किया अभी हमने। ठीक है ना, बाकी हम जो फ्री एनर्जी बाकी वाला कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसमें हम, है ना। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, दे आर दी बायोकैटलिस्ट, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन के, अधिकांशतः ये प्रोटीन से बने होते हैं, मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन, अधिकांशतः ये प्रोटीन से बने होते हैं। विथआउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, ये अभिक्रिया में स्वयं खर्च नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया ना, भाग गया था तीसरा लड़का वो। ठीक है, ये अभिक्रिया में स्वयं खर्च नहीं होते हैं। विथआउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केवल और केवल लिविंग सेल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स ओनली। चूंकि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए ये सेल टू सेल ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, तो हर सेल को अपना खुद का एंजाइम बनाना पड़ता है। कि एवरी सेल हैज टू प्रिपेयर इट्स ओन एंजाइम, और एंजाइमों को बनाने की सूचना डीएनए के पास में होती है। ठीक है, तो ये देखिए एंजाइम्स कैन नॉट मूव फ्रॉम सेल टू सेल, ये कोशिका से कोशिका की ओर अभिगमन नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि इनका अणुभार अधिक होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनमें। ठीक है ना, क्लियर। फिर डब्ल्यू कुहने ने जो है वो एंजाइम टर्म को जो है वो दिया बेटा। ठीक है, डब्ल्यू कुहने प्रपोज टर्म एंजाइम के, इन्होंने एंजाइम शब्द को दिया डब्ल्यू कुहने ने। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जहां बोलूंगा वहां ईयर लिख लेना, ईयर नोट कर लीजिए भले से, परंतु नॉट एग्जाम में नहीं पूछा था इस तरीके से, क्या इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डब्ल्यू कुहने ने टर्म एंजाइम को दिया। एडवर्ड बुकनर आइसोलेटेड एंजाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, बुकनर ने पहली बार एंजाइम को आइसोलेट किया। ठीक है, सीधे सीधे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एडवर्ड बुकनर ने एंजाइम को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जेबी सुमनर
जेबी सुमनर 1926, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ यूरेज एंजाइम फ्रॉम जैकबीन के, इन्होंने जैकबीन सेट के, जैकबीन साइंटिफिक नेम जैकबीन का होता है कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस, एक प्लांट है वीन के, तो जैकबीन जो है उससे उन्होंने जो है वो जिसका साइंटिफिक नेम है कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस, उससे उन्होंने यूरियज एंजाइम को निकाला प्यूरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी प्रोटीन के फॉर्म में प्यूरेस्ट फॉर्म में इसको उन्होंने निकाला के, और इसके लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज मिला के, और इन्होंने बताया, सुमनर ने बताया कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं जिनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। ये एक बड़ी खोज थी। 1926 में जेबी सुमनर ने एंजाइम यूरियस, जो कि यूरिया पे काम करता है, उसको यूरिया को तोड़ता है, एंजाइम यूरियस को उन्होंने जो है पहले, इसका मतलब ये कैसे पूछा जाएगा आपसे कि पहला वो कौन सा, विच वाज द फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज, के पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टलाइज किया गया, जिसको प्योरेस्ट फॉर्म में निकाला गया, वो यूरियस एंजाइम था। निकालने वाले साइंटिस्ट थे जेबी सुमनर, उसके साइंटिस्ट थे, और किससे निकाला गया? जैकबीन से निकाला गया। जैकबीन का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस से। बेटा कब इनको नोबेल प्राइज मिला? 1946 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला के। किसने पहली बार बताया कि सुमनर की जो है, किसने पहले बताया कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं जिनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है? तो इस प्रकार से एंजाइम को डिफाइन किया था सुमनर ने के। नॉर्थरोप और कुनिट्स ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को आइसोलेट किया क्रिस्टलाइन फॉर्म में के। नॉर्थरोप और कुनिट्स ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया। नॉर्थरोप एंड कुनिट्स ने पेप्सिन, दे आइसोलेट पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन प्यूरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है ना? नॉर्थ ऑफ क्रिट्स ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को शुद्ध रवों के रूप में प्यूरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया। ठीक है। हैंसन आइसोलेटेड रेनेट, हैंसन ने रेनेट को आइसोलेट किया। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कीजिए इसका, रेनिन। ठीक है, RENNIN, दिस इज एंजाइम के, और RENIN दिस इज ए हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है बेटा, और ये एंजाइम है, याद रखिए स्पेलिंग में एक एन का फर्क है। तो रेनिन, ठीक है, हैंसन आइसोलेटेड रेनेट को उन्होंने आइसोलेट किया, जिसका इस्तेमाल होता है चीज को बनाने में, यूज फॉर चीज प्रिपरेशन के, इसका उपयोग होता है चीज को बनाने में, इसका उपयोग होता है चीज को बनाने में, और इसको उन्होंने आइसोलेट किया था फ्रॉम द स्टमक ऑफ ए काफ के, एक काफ के या एक गाय के बछड़े के पेट से उन्होंने इसको आइसोलेट किया था। दे आइसोलेट रेनेट फ्रॉम द स्टमक ऑफ काफ के, इन्होंने जो है गाय के बछड़े के स्टमक से, आमाशय से इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, ये सब पूछा गया बेटा, इसलिए बता रहा हूं। कोई भी एमसीक्यू बुक उठाकर देखोगे तो मेरा मानना ये, मेरा पर्सनली मानना ये है कि बायोमेंटर्स का कोई भी लेक्चर अटेंड करने के बाद आप जब अपनी कोई भी एमसीक्यू बुक देख पढ़ते हैं, आप यदि अपने चैप्टर पूरा किया है तो 90% से अधिक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, देन आइदर आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक और यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ठीक है ना? एंड आई एम इंश्योरिंग दैट कि आई शुड नॉट बी ऑन रॉन्ग ट्रैक, मैं रॉन्ग ट्रैक पे ना रहूं, इसका मैं जो है वो मेहनत करता हूं इसके लिए बाकायदा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना है, एंड योर एम शुड बी कि आप मोर देन 90% एमसीक्यू किसी भी बुक के, जो बुक तुम्हें पसंद लगे के, मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे बुक है, मतलब आपको बता दूं मैं कि बायोलॉजी की बुक यदि आप पूछेंगे तो मेरे पास आई है विलीस का बुक मेरे पास के, फिर इसके अलावा सिंगेस का बुक मेरे पास, मतलब आप बता दूं मैं कि कितने सारे पब्लिकेशन है कि जिनके मैं मतलब आपको नाम बताऊंगा तो 10 मिनट लग जाएगा के। आई हैव अराउंड कि मेरे पास में ऐसा कोई बुक नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल हो और मेरे पास ना हो बायोलॉजी का। कम से कम मेरे पास में 29 पब्लिकेशंस के बुक है, 29 या 30। ठीक है, पब्लिकेशंस की बुक है। कई तो बड़े बकवास किताब है उसमें से, जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा आपको के, लेकिन वी हैव, हम लोग बाकायदा ना, हमारे पास में जो भाई हमको भी तो क्वेश्चन चाहिए होते ना, तो हम लोग भी बहुत सारे एमसीक्यू बुक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि 90% तक क्वेश्चन सारे एमसीक्यू बुक में एक समान है, इसलिए इस फेर में मत पढ़ा करो कि कौन सा बुक ले ले कौन सा ना ले। हम कोई भी बुक तुम्हारे पास है, काम करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना, कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। कौन सी किताब बोलती है डायलॉग, कौन सी बुक ये डायलॉग बोलती है? कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। कौन सी बुक बोलती है डायलॉग? एनसीईआरटी।
तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलती है कि भैया भगवान के मंदिर के बाहर एक छोटा सा कोई ना कोई देवी देवता बैठा होता है जिसकी पूजा भी साथ में करनी होती है। शिव जी के बाहर नंदी बैठे होते हैं, तो एनसीईआरटी बोलती है हमारे बाहर के नंदी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों को पढ़ लो भाई, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर कोई भी एमसीक्यू बुक है उसके क्वेश्चन लगा लो। आप नहीं भी लगा पा रहे हैं तो बायोमेंटस का डीपीएस केवल लगा ले, काम बन जाएगा आपका, क्योंकि हम तो वहीं से दे रहे ना क्वेश्चन के, कौन सा बैठ के सोच के क्वेश्चन निकालते रहते हैं, ठीक है। इसलिए तो जो आप पढ़ रहे हैं ना यहां पे, तो आपको कई बार लगेगा कि सर इट इज नॉट इन एनसीईआरटी। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपसे कि ये एनसीईआरटी में भले ही ना हो, लेकिन ये एग्जाम के लिए कोर कंटेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। यदि आ गया तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हमको साल भर रिपीट करना। इसलिए मैंने कहा 100% एनसीईआरटी प्लस 15-20% क्वेश्चन सिलेबस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए नोट कीजिए। ये क्यों बता रहा हूं, जो तुम पेन रख के बैठे ना मुंह में फंसा के पेन नहीं नोट कर रहे हो, तो उसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे हैंसन ने रेनिन को उन्होंने आइसोलेट किया। स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। ये एक एंजाइम होता है, इट इज एंजाइम यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चीज बनाने में उपयोग करते हैं। इसको गाय के बछड़े के पेट से निकाला गया था, फ्रॉम द इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टमक ऑफ ए काफ के, ठीक। फिर वेरी वेरी आईएमपी और एग्जामिनर का फेवरेट के अर्बर स्मिथ एंड नाथन्स, ठीक है ना। दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1978, इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। और क्यों मिला इन्हें? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज के लिए। मतलब दीज आर दी एंजाइम जिनका उपयोग हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब हम बाद में बातें करेंगे इनके जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिस एंजाइम का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। और ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर काट सकता है। इट कैन कट द डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेसेस। तो ये एक प्रकार से जेनेटिक नाइफ के समान काम करता है, अनुवांशिक चाकू के रूप में काम करता है, केमिकल नाइफ के रूप में काम करता है। तो इसे हम केमिकल नाइफ कहते हैं, जेनेटिक नाइफ कहते हैं, जेनेटिक सीजर कहते हैं, केमिकल सीजर कहते हैं इसको हम। तो ये एक प्रकार से कैंची है जो सर्टेन स्पेसिफिक साइट पर एंजाइम को काट सकता है। किसने खोजा था? अर्बर स्मिथ और नाथन ने। इसके लिए 1978 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब कई बार एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में बाहर निकलते हैं। अब इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ? अब ये क्या मतलब है इसका? अरे भाई इतना सा मतलब है कि पैंक्रियास के अंदर जो एंजाइम बने हुए हैं, जो एंजाइम पैंक्रियास के अंदर बन रहे हैं, वो एंजाइम या स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन है पैंक्रियास के अंदर के, तो जो एंजाइम बन रहे हैं वो एंजाइम बनने के बाद ऐसा ना हो कि पैंक्रियास का एंजाइम पैंक्रियास को ही डाइजेस्ट कर ले, स्टमक का एंजाइम स्टमक को ही डाइजेस्ट कर ले। तो उन एंजाइम को जहां बनाया जाता है वहां पे उनको इनएक्टिव फॉर्म में बनाते हैं, और जब एक्टिव करना होता है तो वहां पर जाके वो एक्टिव आते हैं जहां जगह होती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये एक्चुअली में एक बॉम्ब के समान है, एक बंदूक की गोली के समान है भाई। जहां पे जो है वो बुलेट बना या बम बना, तो वहां पे थोड़ी ना उसको यूज कर देंगे, वहां तो यूज कर दिया तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बिल्कुल बस जहां यूज होना होगा वहां उसे एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है भाई। इससे होता ना कि आप देखते हैं कि वो जो हैंड ग्रेनेड होते हैं, तो उसका पिन निकाला वो एक्टिवेट हो गया, तो वो पिन नहीं निकला तब तक वो इनएक्टिवेट है, वो पिन निकाला एक्टिवेट हो गया वो। ऐसे ही एंजाइमों की दुनिया में होता है कि एंजाइम में कई सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रो एंजाइम के फॉर्म में बनते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए कोई दूसरे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है या कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर वो एक्टिवेट आते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो एक्टिव होते हैं, उन्हें हम प्रो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम जाइमोजेंस कहते हैं, या प्रो एंजाइम कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। ये कहां काम आएगा? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बेटा, वहां पे काम आएगा। ऐसे एंजाइम जो सेल में जहां बनते हैं, सेल के अंदर बनते हैं और सेल के अंदर ही काम करते हैं, ये एंजाइम जो सेल के अंदर बने, सेल के अंदर ही काम करें, उन्हें हम बोलेंगे एंडो एंजाइम बोलेंगे, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, जैसे देखिए फंजाई होती है, कवक फंजाई, फफूंद की बात कर रहे हैं हम। तो फंजाई क्या करती है? अपने एंजाइम को बाहर सिक्रीट करती है और फूड को डाइजेस्ट बाहर करती है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करती है। मतलब फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है
कि फूड को बाहर पचा लो फिर एब्जॉर्ब करो, तो इसका मतलब एंजाइम को बाहर रिलीज करना पड़ेगा। भाई आपके स्टमक में जो फूड पच रहा है उसमें जो प्रोटीन का पाचन स्टमक से शुरू हो चुका होता है, तो वहां पे क्या होता है कि स्टमक की कैविटी है पूरी, ठीक है, उसके अंदर एंजाइम रिलीज कर दिए, एसिड रिलीज कर दिया। इंटेस्टाइन में आप आए तो इंटेस्टाइन में भी क्या है, एक पूरी की पूरी कैविटी बनी हुई है, केनाल बनी हुई है, वहां पर एंजाइम रिलीज कर दिए। तो एंजाइम को बाहर रिलीज करना पड़ रहा है काम करने के लिए, तो वो एक्सो एंजाइम होंगे। वो क्या होंगे, जो सेल में बनने के बाद बाहर रिलीज होते हैं और फिर काम करते हैं, वो एक्सो एंजाइम बेटा। तो डेस्मोलाइजिंग एंजाइम इस कैटेगरी में आते हैं। जब डिटेल में पढ़ेंगे कि डेस्मोलाइजिंग एंजाइम क्या होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्या होते हैं, तब हम बात करेंगे। अभी केवल नोट कर लो इसको, अभी समझ जाओ इस बात को कि ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करेंगे एंडो एंजाइम है, जो सेल से बाहर निकल के काम करेंगे वो एक्सो एंजाइम है, ठीक है। फिर व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, तो मैंने आपको बताया ना बेटा कि मोस्टली ये प्रोटीन प्रकृति होते हैं, केवल कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, विथ सम एक्सेप्शन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। वेरी आईएमपी याद रखिएगा कि हम क्या कहते हैं बेटा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्या सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन है पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब ये वेलसी वाली बात हो गई है कि एक प्रोटीन को, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था आपको कि एक प्रोटीन को यदि हमें एंजाइम में कन्वर्ट करना है तो उसका हमें प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। और आपके सेल के अंदर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहां पर होता है, बताइए ना, कहां पर मॉडिफिकेशन होता है, बोलो एक बार, बोलो मैं सुन लूंगा, बोलिए। गोल्जी बॉडी में होता है, याद है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन गोल्जी बॉडी में होता है। जो भी ग्रुप लगाने, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था गोल्जी बॉडी सल्फर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाती है। तो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो गोल्जी बॉडी के अंदर बनता है, तो प्रोटीन को टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी के पास एक्टिव साइट होती है, और वो 3D स्ट्रक्चर जो होता है उसके पास एक्टिव साइट होगी और वही एंजाइम में कन्वर्ट होगा के। तो सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं पर सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकता है हमको, क्या बताएं इसको, हम बोलते हैं आपसे, देखिए ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स, ऑल मेडिकोज आर स्टूडेंट्स। मेडिकोज का मतलब है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऑल मेडिकोज आर स्टूडेंट्स बट all students are not medicos। समझ में आई बात, सभी मेडिकल जितने भी मेडिकोज हैं, मेडिकोज वर्ड समझ मालूम आपको क्या होता है, मेडिकोज वर्ड का मतलब होता है जो बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं ना उनको लोग बोलते हैं मेडिकोज, ठीक है ना। ऑल मेडिकोज आर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है, कोई एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, एमबीबीएस सेकंड ईयर का है, एमबीबीएस थर्ड ईयर का है, एमबीबीएस फोर्थ ईयर का है, एमबीबीएस फाइनल ईयर का है, ठीक है, एमडी फर्स्ट ईयर, एमडी सेकंड ईयर, दे ऑल आर स्टूडेंट्स। जितने भी लोग जो है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं मेडिकोज सब स्टूडेंट हैं, लेकिन उस शहर में बाकी भी तो कॉलेज है, वहां भी तो स्टूडेंट है। क्या सभी स्टूडेंट मेडिको हैं? नहीं है। तो इसका मतलब ये फर्क किस चीज से आया, ये फर्क आया कि जो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए वो मेडिको बन गए और जो नहीं पहुंचे वो नहीं बने। अब मेडिको बनने की प्रोसेस क्या है, बहुत सारा सीखना पड़ता है, अलग ऐसे काम करने पड़ते हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं करता, वो करने पड़ते हैं आपको वहां पे, तब जाके आप सीख पाते हैं, है ना बेटा। मेडिकल कॉलेज गोल्जी बॉडी के समान है, बहुत सारे परिवर्तन कर देता है आपके अंदर, तब जाके आपको डॉक्टर बना के बाहर निकालता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भाई देखो ऐसा है कि विद्यार्थी तो बहुतेरे होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन मेडिको गिनती के होंगे। प्रोटीन सेल में कई तरह के प्रेजेंट है, सेल में कई तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम होते हैं, और जो एंजाइम है वे प्रोटीन है। क्या बोला मैंने कहा आपसे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ अपवाद छोड़ दें, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, क्योंकि देयर में भी सर्टेन प्रोटीन जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होंगे। मैंने कहा बीटा प्लेटेड शीट है, वो एंजाइम का काम नहीं करती है। देयर में भी मल्टीपल प्रोटीन्स जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, वो नहीं काम कर रहे हैं एंजाइम का। जो 3 डायमेंशनल प्रोटीन है वो काम कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोटीन है। तो सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, पर सभी एंजाइम कुछ अपवादों के साथ सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये भूलना नहीं है, आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक।
मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स लिंक टू फॉर्म एन एक्टिव एंजाइम, के एक सक्रिय एंजाइम को बनाने के लिए, एक एक्टिव एंजाइम को बनाने के लिए 100 से अधिक अमाइनो एसिड कब, ये फिक्स नहीं है, ये एक एवरेज है, दिस इज एन एवरेज कि 100 से अधिक अमाइनो एसिड लगते हैं, ठीक है। देखिए दिस सबस्ट्रेट, अब एंजाइम कैसे काम करता है, मैंने कहा कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है, एंजाइम में सक्रिय स्थल होता है, वहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ते हैं, ठीक है। फिर एंजाइम उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आपस में क्रिया कराता है, उनके बॉन्ड्स को रीऑर्गेनाइज करता है, उनके आकार को बदलता है और फाइनली उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। क्या हुआ, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बना, ये मैंने कहा आपसे, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, ठीक है। मतलब पहले एंजाइम के पास एक्टिव साइट है जिस पर कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके जुड़ा, फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के शेप को बदला गया, उसके बॉन्ड्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और वो बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर एंजाइम ने प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया और अगली रिएक्शन के लिए वो फिर से तैयार हो गया, ठीक है। सभी एंजाइम में टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, भाई तृतीयक संरचना होगी तभी इसके पास में एक्टिव साइट, होगा। जब टर्सरी स्ट्रक्चर होगा तभी इसके पास में एक्टिव साइट होगा आपके, ठीक है, तभी इसके पास में एक्टिव साइट होगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं बड़ी सिंपल सी बात, मैं तो आपसे कहता हूं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल के आई हैव ए क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, क्या मेरे पास एक कपड़े का पीस है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है, ये इसका मैंने मान लिया, मैंने कहा ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सिंपल एक डायरेक्शन में प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है हमको के। हमने क्या किया, इसको हमने जो है वो सेकेंडरी, हमने इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। हमने कहा इसमें बन गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया ये, है ना। लेकिन इसमें तब भी हमें एक्टिव साइट कहां पे, हम कोई मान लो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसको इसके अंदर हमें फंसाना है, डालना है, तो अभी भी नहीं काम करा। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको जो है वो सेकंड स्टेज को हमने टर्सरी स्टेज में कन्वर्ट किया, हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, हमने इसको इमेजिन कर रहे हैं कि कैसा एंजाइम होता होगा। तो हमने आपसे कहा कि ये जो है वो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया हमने इसको और ये बन गया है हमारा टर्सरी स्टेज बन गया। 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई और गहराई भी दिखाई, डेप्थ भी दिखाई पड़ रहा है आपको, देख रहे हैं आप। अरे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, समझिए सिंपलेस्ट एग्जांपल के ये अब आप ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ा है इससे, ये आके रखा गया। पहले वाले में कहीं रख पाता क्या मैं इसको, पहले वाले में नीचे गिर जाता है, रखा ही नहीं पाता है, रिमोट रखा है, रखा गया। क्यों रखा गया, ये इसके पास में एक जगह है, ग्रूव है, जहां पर कि मैं इसको रख सकता हूं। क्या मैं इसको यहां रख सकता हूं, नहीं। यहां रख पाता हूं, नहीं। यहां रख पाऊंगा, नहीं। यहां रख पाऊंगा, नहीं। कहां रख पाऊंगा, यहां रख पाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये इसका 3D स्ट्रक्चर है और ये इसका एक्टिव साइट है, ये इसका एक्टिव साइट है जहां पे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ सकता है आके, ठीक है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, हमने ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया कन्वर्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट आके जुड़ गया इससे, ये जुड़ गया, है ना, ठीक है। अरे सब कुछ बड़ा आसान है यार, इतना कठिन नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि एंजाइम सब, इसका मतलब ये है कि इमेजिन किया आपने इस एग्जांपल से कि हाँ एंजाइम में यदि कुछ जुड़ना है तो उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई है, डेप्थ भी उसके अंदर होना पड़ेगा, तब जाके उसमें एक्टिव साइट बनेगा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इज स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक एंजाइमिक प्रोटीन। देखिए सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो एंजाइम है उस एंजाइम में, मैंने आपसे कहा कि जो एंजाइम है वो कैसा है, कि यदि हम बात कर रहे हैं आपसे कि मैंने कहा कि यदि आप एंजाइम को देखें तो वो एंजाइम किस तरह का है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है, ठीक है, घर के सारे आर्टिकल जो मैं जब अपने घर से पढ़ाऊं सारे घर के सामान इस्तेमाल कर रहा हूं मैं पढ़ाने में, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 3 डायमेंशन, अब आप बोलोगे सर ये कैसे, देखो ना इसमें दिस इज द एक्टिव साइट जहां पर कि कोई चीज को हम यहां पे रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसका एक्टिव साइट एक पर्टिकुलर साइज का है। अब मैं बोलूं आपसे कि ये सबस्ट्रेट है, क्या जा पाएगा, अरे ये तो इससे जुड़ ही नहीं पा रहा, साइज का फर्क आ गया है। तो मतलब
एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए ये सबस्ट्रेट जो हमने पहले कपड़े का बॉल बना के इस्तेमाल किया था हमने एंजाइम बना के, वो इसमें काम नहीं कर रहा है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा इसमें काम क्या कर रहा है, हमने कहा यस ये काम कर रहा है, इसमें चला गया, इसके अंदर ये देखो रखा गया, इसके अंदर ये काम कर रहा है, दिस इज सबस्ट्रेट, ये काम कर रहा है मान लो मैंने कहा, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। मतलब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, एक्टिव साइट जो है वो कायदा फिक्स अलग अलग करके, मैंने कहा एक्टिव साइट इसका ये एक्टिव साइट है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि कहने का मतलब यह हुआ कि जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए, और स्पेसिफिसिटी के लिए विशेष तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होते हैं, और उन्हीं अमाइनो एसिड के एक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिव साइट को बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि their tertiary structure is very specific and important for their biological activity। मैंने कहा इनका जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, और वो एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने टेम्परेचर को एकदम से बढ़ा दिया, एकदम टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एंजाइम कोगुलेट कर जाएगा, प्रोटीन है कोगुलेट कर जाएगा, प्रोटीन तो खराब हो जाएगा ना बेटा, हाई टेम्परेचर पे कोगुलेट कर जाएगा, तो टर्सरी स्ट्रक्चर डैमेज जाएगा, तो एंजाइम काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर तापमान काफी कम कर दिया तो भी काम नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो रिएक्शन बॉन्ड, उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी उसको। पीएच को बदल दिया आपने, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, तो क्या होगा, जो एमाइनो एसिड के एक्टिव ग्रुप है उनके केमिकल में परिवर्तन आ जाएगा, और उनके केमिकल में चेंज आएगा, तो भी एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मतलब एवरी एंजाइम नीड्स ए ऑप्टिमम टेम्परेचर, नीड्स ए स्पेसिफिक पीएच। ठीक है, आगे बात करेंगे डिटेल में इसमें हम। तो इसका कहने का मतलब यह, यदि किसी भी एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर का लॉस होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर का लॉस होता है, तो उसकी एक्टिविटी जो है, मैंने आपको बताया ना बेटा, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि मैंने कहा था कि ये इसका टर्सरी स्ट्रक्चर बनाया था हमने कहा था दिस टर्सरी स्ट्रक्चर के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा किया जिससे इसको मैंने हटा दिया, डैमेज कर दिया इसको मैंने, तो अब क्या ये जुड़ पा रहा है इससे, कहीं पे नहीं जुड़ पा रहा है। बिल्कुल वही वाली बात है कि कोई भी ऐसी चीज जो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को लॉस, अब ये क्या होता है, ये लॉस होता है टेम्परेचर से, ये लॉस होता है पीएच से, ये लॉस होता है सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी, कोई भी कारण जिससे कि तृतीयक संरचना में लॉस होता है, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते, ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते, ये भी पता होना चाहिए। राइबोजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीनस के। राइबोजाइम एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। इट इज ए कैटालिटिक आरएनए, इट इज ए कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल, भूलना नहीं है। ठीक है, अब ये किस किस रूप में मिलता है, कहां कहां, इसकी भी कैटेगरी, ऐसा नहीं है राइबोजाइम एक अकेला एंजाइम है, राइबोजाइम इज ए कैटेगरी, इज हैविंग ए कैटेगरी ऑफ एंजाइम। राइबोजाइम में बहुत सारे एंजाइम शामिल है बेटा, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप। देखिए जो स्प्लाइसियोसोम है, अब ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्लाइसियोसोम होता है देयर इज ए कॉम्प्लेक्स, जो कि यूकैरियोटिक जीन जो होते हैं, मेरी बात बेटा बड़े ध्यान सुनना बेटा, क्या यदि आप केवल 11th का पोर्शन पढ़ रहे हैं, 12th वाला मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से। जो यूकैरियोटिक के जीन होते हैं बेटा, जो यूकैरियोटिक के जीन होते हैं वो टुकड़ों टुकड़ों की में इंफॉर्मेशन रखते हैं। एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। एक्सॉन में काम की सूचना होती है, इंट्रॉन में बगैर काम की सूचना होती है। ठीक है ना, जब उससे एमआरएनए बनता है तो उसमें भी एमआरएनए सीधा कॉपी करता है उसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन को वैसा का वैसा जो है लेके आता है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन के। तो हम क्या करते हैं, हम इंट्रॉन वाले सीक्वेंस को काट के बाहर करते हैं आरएनए में, ताकि काम की सूचनाएं जुड़ जाएं और हम जो है वो प्रोटीन को बना सकें। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि ये सूचनाओं को सीक्वेंस से जोड़ने का काम है। ठीक है, कि एक्सॉन
एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन इंटरप्टिंग सीक्वेंस, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन काम करता है, इंट्रॉन काम नहीं करता है, और यदि आपको सबसे एक साथ काम करवाना है तो सारे इंट्रॉन हटाने पड़ेंगे आरएनए में से, तो वो काम कहलाता है आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, अभी इतना ही बात करेंगे। अभी हम इतना बोलेंगे कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो यूकैरियोटिक में एक एक्चुअल एमआरएनए बनने में रोल प्ले करते हैं, और इस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, और वो भी आरएनए से बने हुए होते हैं वो एंजाइम। ठीक है, ठीक, स्प्लाइसिंग को भागता है। आरएनए एसपी होता है, ठीक है, हैमरहेड राइबोजाइम होता है, राइबोसोम आरएनए पेप्टिड ट्रांसफरेज, ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में रोल प्ले करता है, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर होता है। पेप्टिड ट्रांसफरेज राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर होता है, और ये भी आरएनए एंजाइम होता है, राइबोजाइम का एक टाइप होता है। ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा हेयरपिन राइबोजाइम, राइबो स्विचेस, क्या देयर आर मल्टीपल, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको जो याद रखना, जो हमको यहां पर याद रखना, वो याद रखना है ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, आपको याद रखना है ये। ठीक है, बस तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मेडिकल में बाकी सब भी याद रखने पड़ते हैं, पर अभी तीन याद रखिए। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो पार्ट ऑफ द स्प्लाइसोम, देन आरएनए एसपी एंड दी राइबोसोम आरएनए पेप्टिड ट्रांसफरेज। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी, क्योंकि आप कैटलिस्ट को पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर बैठ के, यानी केमिस्ट्री के अंदर भी कैटलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में काफी कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सबसे बड़ा फंडा अंतर तो यह कि कैटलिस्ट कैन बी मेटेलिक, कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट केमिकल हो सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम है दे आर विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन दे आर प्रोटीन्स ओनली। एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर काम करते हैं, जबकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो, और एंजाइम केवल जो है वो लिविंग सेल बनाती है, जबकि कैटलिस्ट जो है दे कैन वर्क इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखते हैं लाइक द कैटलिस्ट द एंजाइम, सिमिलरिटी क्या है बेटा कि उत्प्रेरक के समान एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को, स्पेसिसिटी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि देखिए क्या लिखा इसमें, लाइक द कैटलिस्ट उत्प्रेरक के समान एंजाइम अभिक्रिया की गति को और विशिष्टता को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, परंतु कैटलिस्ट के विपरीत, बट अनलाइक द कैटलिस्ट दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग बाय लिविंग सेल्स ओनली। के एंजाइम केवल और केवल लिविंग सेल्स के अंदर बनते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये तो सिमिलरिटी क्या है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन को स्पेसिफिसिटी को पहचानते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, ये काम एंजाइम का होता है। शुरू में ही बात की थी हमने कहा था ना जीवन के सफलता के हमने कुछ तीन सिद्धांत देखे थे, हमने कहा था कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड, जो एंजाइम पर भी लागू होता है। तो मैंने क्या कहा कि एंजाइम कैटलिस्ट के समान गति को पहचान को बढ़ाता है, अपनी रिएक्शन को पहचानता है कि किससे मुझे रिएक्ट करना है और क्या उत्पाद बनाना है, ये भी पहचानता है उठ के, लेकिन कैटलिस्ट के विपरीत ये केवल और केवल लिविंग सेल में बनते हैं। ठीक है ना, एवरी सेल प्रोड्यूसेस इट्स ऑन एंजाइम, हर सेल को अपना स्वयं का एंजाइम बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल में वो मूव नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे, अब इंटर करते हैं एनसीईआरटी पे इतना समझने के बाद कि आज देखो आज के लेक्चर में हमने समझा बहुत सारा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बेटा के, यानी जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। केवल रट लेने भर से, लिख लेने भर से काम बिल्कुल नहीं बनेगा, इसलिए सारे बच्चे एक दिमाग में बात डाल लीजिए आप कि आपको फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई बात यदि रटना पड़ रहा है तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं खुद बोल रहा हूं ना कि यदि आपको रटना पड़ रहा है मेरे पढ़ाने के बाद, मतलब आई एम नॉट ए गुड टीचर। ठीक है ना, स्पेशली फॉर यू, यदि आप रट रहे हैं छोड़ जाइए, मुझे मत पढ़िए मेरे पास में। ठीक है, यदि आप समझ नहीं पा रहे, जब आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे बेटा, जब आपको लिखना सेकेंडरी रह जाएगा, समझना प्राइमरी रहेगा, तो ही एग्जाम निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में आप कोई कॉपी किताब नोट्स लेके नहीं जा पाएंगे, केवल दिमाग लेकर जाएंगे। तो ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर शुड बी इन योर ब्रेन, इट शुड बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन। क्लियर। चलिए अब एनसीईआरटी क्या बोलती है देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट लिखा है, लगभग सभी। क्लियर, 100% नहीं, मतलब कुछ
कुछ ऐसे हैं जो एंजाइम जो प्रोटीन नहीं भी होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम। ये क्या न्यूक्लिक एसिड है? ये है बेटा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं ये, ठीक है। डीएनए इज नेवर एक्ट एज एन एंजाइम, डीएनए एंजाइम के समान काम नहीं करता है, बिकॉज डीएनए लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट इज हैविंग द राइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर इज हैविंग द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन नंबर 2, इसीलिए काम कर पाता है। समझ में आई बात? हर चीज का कारण है, लॉजिक है। फिर एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, कोई भी एंजाइम एक प्रोटीन के समान उसमें भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, मतलब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा जैसे प्रोटीन में होता है। एंड एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, किसी भी एंजाइम में प्रोटीन के समान द्वितीयक संरचना भी होगी और तृतीयक संरचना भी होगी, उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर भी उसमें होगा, ठीक है। व्हेन यू लुक एट ए टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब आप तृतीयक संरचना को देखते हो आपको मालूम चलता है, यू विल नोटिस दैट ए बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस मेनी क्रेवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि देखो तुम्हारे सर ने बताया तुमको, एनसीईआरटी बोल रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बना तो क्या हुआ? देखो मैंने बनाया इसको, मैंने इसको और फोल्ड किया, और फोल्ड किया, मैंने इसको और फोल्ड किया, इसको मैंने बनाया। एक्चुअली में क्या बना? एक्चुअली में जब मैं इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर मैं इसे कन्वर्ट में कर रहा हूं, मैंने कन्वर्ट किया इसको, देखिए कन्वर्ट किया इसको मैंने, क्या बन गया? ए पॉकेट क्रेवाइसिस बना, जिसमें कि ये सबस्ट्रेट को आके हमने डाल दिया, है ना। यही मैंने किया था कि नहीं किया था? यही किया ना मैंने, और यही तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? लिखा उसने, जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखते हो यू विल नोटिस दैट, आपको समझ में आता है, दिखाई पड़ता है, बैकबोन ऑफ प्रोटीन फोल्ड। ये प्रोटीन फोल्ड का जो बैकबोन है वो क्या हुआ? ये बैकबोन है प्रोटीन फोल्ड का, अमीनो एसिड चेन का, मान लिया हमने, ठीक है। ये आप बोलोगे सर ये कपड़ा कहां से लाया आप, ये कहां से लेके आया आप? ये बताओ राज की बात। मेरे वॉश बेसिन के पास में वहां पे रखा है हैंड सा पोंछने के लिए, मैं निकाल लाया, मैंने कहा आज पढ़ाने वाला हूं, मैं निकाल लाया, मैं ला के रख लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। कि आपको बताऊंगा, अभी ढूंढ रहे होंगे वो कहाँ है, ठीक है, बाद में जाके लगा दूंगा, ठीक है। तो ये राज की बात है, घर से पढ़ाओ तो ये मजे होते सारे, ठीक है। तो अभी ऑफिस से यार कोरोना के कारण ऑफिस जा नहीं पाते हम लोग। तो अभी सुनिए बात, तो क्या बताया, क्या बोला आपसे? बोला कि इसको हमने जो इसको उन्होंने फोल्ड किया, फोल्ड हुआ तो यहाँ पे क्रेवाइसिस या पॉकेट बन गया यहाँ पे के, और यही पॉकेट जो है वो एक्टिव साइट है, यही पॉकेट इसका एक्टिव साइट है, ठीक है ना। देखो यही लिखा हुआ है इसमें, है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड मेनी क्रेवाइसिस पॉकेट्स आर मेड, और वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ऐसे ही पॉकेट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स कहते हैं बेटा। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, है ना, ये फोल्ड किया तो एक क्रेवाइसिस बन गया, यहाँ पे क्लेफ्ट बन गया, ये देखिए आप, ये क्लेफ्ट बन गया, इसको क्या बोला हमने? एक्टिव साइट। एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पर आकर जुड़ सकता है ना। अब ये रेड, आप बोलोगे सर रेड क्या है ये? अरे बेटा ये एक्टिव ग्रुप है, वहां पे ये बॉन्ड को रीऑर्गेनाइज करने में रोल प्ले करेगा। मतलब अमाइनो एसिड के जो साइड चेन है ना, उन साइड चेन ने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जो केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकता है, ये वो ग्रुप है, ठीक है। देखिए एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस का जो है वो कंपोनेंट होता है बेटा। ड्यूडेनम में इसको रिलीज करते हैं जब पैंक्रियाटिक रस रिलीज होता है, ठीक है। प्रोटीन को पचाने में रोल प्ले करता है। तो आप देख रहे हो कि आपको वो काइमोट्रिप्सिन का एक्टिव साइट जो है वो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हर एंजाइम जो है वो एक प्रकार से आप इमेजिन कीजिए, जो मैंने कपड़े को फोल्ड करके दिखाया ना, वैसा ही एक स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक पॉकेट बना हुआ है, वहां पर एक या एक से अधिक पॉकेट हो सकते हैं जहां पर कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ते हैं और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रेवाइसिस और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। देखिए मैंने कहा, आपको बताया है ना, एक एंजाइम में जो एक्टिव साइट होता है ये वो पॉकेट होता है, ये वो जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर फिट होता है बेटा, ठीक है। द एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शंस एट हाई रेट के, और यही वो जगह होती है जहां पर
जहां से कि एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में परिवर्तन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और उसे प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या एंजाइम कैटलिस्ट क्या है? प्रोटीन से बने होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर करते हैं कई प्रकार से। वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, एक बड़ा अंतर ये है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। के जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, जितना आप तापमान बढ़ाओगे वो उतना अधिक काम करते रहेंगे तेज के। लेकिन एंजाइम के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। जैसे ही आप 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर लेके जाते हैं, जैसे आप 40 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पर मेडिकल की किताबें कहती है 45, तो मैंने मान लिया कि 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के। जैसे ही आप 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर लेके जाते हैं, एंजाइम का प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड करने लगता है। प्रोटीन बिकम्स डीनेचर्ड, प्रोटीन डीनेचर्ड होने लगता है। और जैसे ही प्रोटीन डिस्ट्रॉय करेगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzyme get damaged at high temperature। के एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज कर जाते हैं, above 40। ठीक है, however enzyme isolated from organisms who normally live under extremely high temperature। देखिए, लेकिन एक्सेप्शन भी है इसका। कुछ ऐसे हमने ऑर्गेनिज्म देखे हैं हमने जो बड़े हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाते हैं। उनके जो एंजाइम होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हॉट वेंट के जो गर्म सोते होते हैं समुद्र के अंदर के सल्फर स्प्रिंग होते हैं, उनमें हमको जो ऑर्गेनिज्म में जो हमको एंजाइम मिलते हैं उनमें थर्मल स्टेबिलिटी हमको देखने मिलती है हमको। ठीक है, दे स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। क्या ठीक है, और इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो है बेटा टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्विटिकस से मिलता है हमको, थर्मस एक्विटिकस वेक्टर से हमको मिलता है। टेक पॉलीमरेज हमको थर्मस एक्विटिकस से मिलता है हमको। ठीक है, थर्मस एक्विटिकस वेक्टर से मिलता है हमको, और ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। इसका हम यूज करते हैं हम टेक पॉलीमरेज का। क्या थर्मस, T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्विटिकस, इसलिए टैक बोलते हैं। टैक पॉलीमरेज बोला हमने, और ये जो है ये हाई टेम्परेचर में काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। अब ये सब चीजें क्या होती है पढ़ेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, अभी हमने कहा कि हमने माना कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, पर एक अपवाद है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो अपवाद भी है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट वेंट में देखने मिलेंगे, सल्फर स्प्रिंग में देखने मिलेंगे, उनके पास जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी होती है। जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में हमको देखने मिलती है, जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन जीवों में हमको जो है वो क्या देखने मिलता है, उनमें हमको जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी हमको देखने मिलती है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है कि जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ध्यान से बात सुनो बेटा, के द केमिकल कंपाउंड अंडरगोस टू टाइप ऑफ चेंजेस। के रासायनिक यौगिकों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ए फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू ए चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग द ऑफ बॉन्ड। के एक फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो केवल आकृति में, शेप में आने वाला परिवर्तन होता है, यहां पे बॉन्ड नहीं टूटते हैं, बॉन्ड रीऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, इसे हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा कि व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, ठीक है, ठीक है, पानी को हमने बर्फ पिघल के पानी बन गया, वाटर जो है वो वेपर बन गया। के तो एक्चुअली में यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड से वो नहीं टूटे, हाइड्रोजन बॉन्ड में फर्क पड़ा हमको, लेकिन यहां पे बेसिकली एक्चुअल बॉन्ड्स में यहां पे टूटते हुए नहीं दिखाई पड़े यहां पे। के तो कहने का, मैंने पहले भी कहा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए अट्रैक्शन बॉन्ड। के क्या कह रहे हैं हम आपसे कह रहे हैं कि What is the meaning of physical process? हमने कहा a physical change simply refer to a change in shape without breaking। यहां पर बॉन्ड नहीं टूटेंगे। ठीक है ना, another physical process is a change in the state of matter। मैटर की स्टेट बदला यहाँ पे, मैंने आपसे कहा जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर बन गया, इसे भी हमने फिजिकल प्रोसेस में शामिल किया मिनट के। तो फिजिकल प्रोसेस में बॉन्ड नहीं टूटेंगे, पदार्थ की केवल अवस्था, केवल उसकी स्टेट ऑफ मैटर बदलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन हम कब किसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं? भाई केमिस्ट्री शुरू कहां से होती है? केमिस्ट्री शुरू होती है केमिकल बॉन्ड के बनने से, टूटने से। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द केमिस्ट्री। के तो मैंने क्या कहा आपसे कि when bonds are broken and new bonds are formed, के जब बंधों को तोड़ते हैं नए बॉन्ड बनते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, केमिकल का रूपांतरण होता है,
तब हम उसे बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन, तब इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। समझना बात को के, यानी फिजिकल प्रोसेस एक डिफरेंट चीज है, केमिकल रिएक्शन फिजिकल प्रोसेस में आपने स्टेट ऑफ मैटर को बदला, आपने बगैर बॉन्ड तोड़े परिवर्तन कर दिया आपने, तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गया। लेकिन जहां बॉन्ड टूटे, बॉन्ड रीऑर्गेनाइज किए, नए बॉन्ड्स बने, तो वहां पर हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने जो है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिया हमने यहाँ पे कि BaOH2 को लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिया हमने यहाँ पे H2SO4 से क्या किया हमने, तो BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आपने देखा ना बॉन्ड को रीऑर्गेनाइज किया ना, H जो है वो आपका H2SO4 से जो है सल्फेट निकला, बेरियम से उड़ गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और जो यहाँ पर क्या बना फिर वाटर मॉलिक्यूल बने यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस, अब देखिए स्टार्च को यदि आपने जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में आपने हाइड्रोलिसिस किया, आपने मतलब स्टार्च के अंदर आपने जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का आपने इस्तेमाल किया, एमाइलेज का इस्तेमाल किया, और उस एमाइलेज ने क्या किया कि स्टार्च में वाटर को उसने ऐड किया, हाइड्रोलिसिस किया, उसने वाटर को ऐड किया और ग्लूकोज में तोड़ दिया उसको ऐड के, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में परिवर्तन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो गया। रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम के, कोई भी चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, उसकी एक दर होती है। मैंने कहा ना बेटा स्पीड जिंदगी का सत्य है। कई लोग क्या गलती कर रहे हैं, आप में से कई सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप में से कई सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं और जिंदगी में इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती, वो है स्पीड पे फोकस नहीं करते। स्पीड होती है बेटा एक अवसर, कि जब मौका था, वक्त था, तब आपने क्यों नहीं किया। आपको जो सिलेबस है, जो एग्जाम का टाइम है, तब आप तक पूरा करना है, आपको तेजी से पढ़ना है। आपके पास अनंत काल तक समय नहीं है पीएमटी देने के लिए, कि नीट देने के लिए हमने पूरा जीवन ही लगा दिया कि हमारा 1 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट। ऐसे नीट नहीं निकलेगा बेटा। नीट निकलने के लिए कुछ महीने काफी है। आप जो है वो यदि आप कुछ सर्टेन मंथ भी ढंग से पढ़ते हैं ना, वो काफी है, ठीक है ना। जो बच्चे 1 जून से पढ़ते जाए, लगातार प्रतिबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे, 100% एग्जाम निकलेगा, 100% एग्जाम निकलेगा। बस आपकी प्रयास में कमी ना चाहिए। मैंने कहा ना जीवन में सफलता का नियम हमको एंजाइम बतलाता है, फिजिक्स बतलाती है। कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड, लिख लीजिए। कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड। डायरेक्शन लेस नहीं होना कभी भी, अपनी कैपेबिलिटी को हायर साइड बनाए रखना, बेहतर देने की कोशिश करना, और दिए गए समय पे काम करना। जब हर वीक में टेस्ट होते हैं तो बच्चे बोलते हैं अरे सर ये कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये हम रिपीट नहीं कर पाए, ये रिवाइज नहीं कर पाए। नहीं, आपको आपकी मजबूरी है, आपको स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा। आप एक धीमी गति से मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप चलते रहेंगे, लेकिन मंजिल तो कंपटीशन है ना बेटा, प्रतियोगिता है। तो अपने आप को सही दिशा में, मतलब जितने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़िए, मेहनत करना है मेहनत की जिसको, लेकिन वो एक हर दिन हमें आगे बढ़ना है, हर दिन हमें आगे बढ़ना है और दूसरे से ज्यादा बढ़ना है। यही तो कंपटीशन का नियम है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोलता है आपसे, वो कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की यदि हम बात करें तो हम यहां पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो भी उत्पाद बना है एक इकाई समय में, पर यूनिट टाइम में कितना उत्पाद बना है, वो उसको हम बोलते हैं कि दर, अभिक्रिया की दर बोलते हैं कि हाउ मेनी प्रोडक्ट इज फॉर्म इन पर गिवन मिनट के, यानी द चेंज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ है दिए गए समय में, वो क्या है, वो बेटा शो करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को, वो शो करता है, ठीक है। तो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज, मैंने कहा ना, देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी थी। जो दर है उसको आप वेग बोल सकते हैं, उसको आप वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, यदि आपको उसकी दिशा मालूम है कि कहां ए और बी से सी बन रहा है, कितना सी बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं उसको आप, ठीक है। रेट ऑफ ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर के, जो रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें तापमान का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक सामान्य नियम यह है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो है दुगना आता है, उसे हम बोलते हैं Q10 वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं Q10। टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको हम, इसी को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं, कि हर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना परिवर्तन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में देखने मिलता है, अभिक्रिया के वेग में कितना परिवर्तन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम Q10 बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। तो एक सामान्य सा नियम है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन या तो दुगना हो जाएगा या 50% वो हाफ घट जाएगा वो, ठीक है ना। कम करेंगे तो घट जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दी अनकैटलाइज्ड वन।
जो उत्प्रेरण वाली अभिक्रियाएं होती है, जहां पे कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं, जहां पर एंजाइम काम कर रहा होता है, वो तेजी से आगे बढ़ती है। ठीक है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, एक भी लाइन नहीं छोड़ रहे बेटा। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the sum but uncatalyzed reaction के। वो कहता है जैसे हम कैटलाइज रिएक्शन के एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो रिएक्शन एंजाइम के बगैर काम कर रही है वो काफी धीमी गति से काम कर रही होती है। अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं क्या? कुछ तो खाया होगा ना आपने, खाया या नहीं खाया? सपोज आज आपने जो खाना खाया है, हम जो भी आपने ब्रेकफास्ट में खाया है, हम आपकी बॉडी से सारे एंजाइम निकाल लेते हैं। चलिए अभी हमने कहा कि एक चुटकी बजाई हमने और अपनी जो है वो परी वाली छड़ी से हमने सारे एंजाइम बाहर निकाल दिए। अब आपसे कहा कि आपका फूड पचेगा, आपको पता है कितना समय लगेगा? आपने कहा सर हमने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 12 बज गया, 1 बज गया, हमें तो भूख लगाई थी अभी। लेकिन जब से आपने एंजाइम निकाले हैं खाना पच ही नहीं रहा है। कब तक पचेगा? इट टेक्स 16 ईयर्स। 16 साल बाद अगला खाना खाना आप। कब? आफ्टर 16 ईयर्स आप लंच लेना आप, क्योंकि तब तक तो पच पाएगा ये। मतलब 16 साल का काम 3 घंटे में हो रहा है। आप समझ लीजिए, यदि आप जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जिस भी फॉर्म में आप खाते हैं ना, उसको आप एज इट इज रख दें आप उसको कि इसको पूरा कंप्लीटली इसको जो है वो डाइजेस्ट होना है बगैर एंजाइमों की हेल्प के, सिर्फ वाटर की मदद से, तो उसको 16 ईयर का समय लग सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? ये अब बोलोगे सब सड़ गया, वो तो बैक्टीरियल एक्शन हो गया, वहां भी एंजाइम काम कर रहे हैं। यदि एंजाइम बिल्कुल जीरो एंजाइम कर दिया है और फूड को जो है वो अपने आप से हाइड्रोलाइसिस के रख दिया जाए तो इट विल टेक अराउंड 16 ईयर्स और मोर देन दिस। तो 3 घंटे में पचा लिया, 2 घंटे में खाना पचा लिया। एंजाइम काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में एंजाइम काम कर रहे हैं। समझ गए आप? तो कैटालिसिस का ये महत्व होता है। ठीक है, देखिए जैसे CO2 है, वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड होता है, एंड दैट कैन बी ए फिजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस अपने आप भी हो सकती है, यानी ये कोई एंजाइम ना होना बेटा, तो ये CO2 वाटर में डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड अपने आप भी बन सकता है। लेकिन एंजाइम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। के यदि एंजाइम नहीं होगा रिएक्शन बहुत स्लो होगा। अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। के 1 घंटे में सोचिए ना कि 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनेंगे यदि ये रिएक्शन बगैर एंजाइम के होता है। एक फिजिकल प्रोसेस के समान, एक हम बोलेंगे केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल बोलेंगे, फिजिकल तो बोलेंगे, क्योंकि 2 चीज जुड़ रही है यहां पर के। तो हमने कहा एक केमिकल प्रोसेस यहां पे जो हो रहा है उसमें 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनेगा। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, लेकिन यदि हमने एंजाइम इस्तेमाल किया, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हमने इसका यूज किया, अब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया ड्रामेटिकली। 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। अरे भयंकर रेट है। तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल के, इन 1 सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल। कोई कंपैरिजन है क्या? अरे भाई कोई कंपैरिजन है क्या? बताओ, कोई कंपैरिजन नहीं है। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, अभी 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 10 सेकंड में 60 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, 60 सेकंड में 360 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 360 लाख, 36 मिलियन। कहां 200 और कहां 36 मिलियन। समझ रहे फिगर का अंतर? ये सिर्फ एंजाइम से पॉसिबल है। ठीक है ना? तो इसका मतलब द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम। देखिए आपके मतलब आप देख रहे हैं बड़ा भारी रेट का अंतर यहां पर आ चुका। और द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इन रेट। आप सोच सकते हैं कि कितना तेज एंजाइम जो है वो काम करता है। ठीक है, क्लियर? देयर आर thousands of type of enzyme each catalyzing a unique chemical और metabolic। मैंने कहा ना आपसे, हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। वो पहचानता है कि मुझे किस सबस्ट्रेट से क्रिया करनी है और उसका एक्टिव साइड उसी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना? ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन
when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, it is called a metabolic pathway. अब आपसे कोई बोलता है कि what is the meaning of a metabolic pathway? metabolic pathway का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि 1 से बना 2, 2 से बना 3, 3 से बना 4, 4 से बना 5. ठीक है, ये क्या है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है. यहां पर मैंने कहा एंजाइम 1 काम किया, एंजाइम 2 काम किया, एंजाइम 3 काम किया, एंजाइम 4 काम किया. यहां बैठ के तो हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम होंगे, या एक एंजाइम भी काम कर सकता है. यदि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है तो वो मल्टीपल काम संभाल सकता है. तो क्या होता है बेटा, जब एक से अधिक स्टेप, यानी एक स्टेप में हुआ तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया. मैंने कहा ना A प्लस बी से C बन गया, ये एक केमिकल रिएक्शन है. लेकिन मैंने क्या कहा, फिर मैंने आपसे कहा कि A कन्वर्ट हुआ B में, B कन्वर्ट हुआ C में, C कन्वर्ट हुआ D में, D कन्वर्ट हुआ E में. तो ये क्या है? ये मेटाबॉलिक पाथवे हो गया. ये क्या हो गया? ये मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, है ना. ठीक है, चलिए जैसे हम देखते हैं बेटा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. किससे होता है? ये ग्लाइकोलाइसिस से होता है. ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं, मैंने आपको बताया था. क्या क्या हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोल जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ. ठीक है ना, क्लियर. इज actually a metabolic pathway in which the glucose becomes pyruvic acid through the 10 different enzyme catalyze the metabolic reaction. क्या अब ये जो 10 different enzyme glycolysis के होते हैं तो पूरा याद रखना पड़ता है कि स्टेप 1 में हेक्सोकाइनेस काम करता है, याद है ना, कि ठीक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. तो अभी हम ग्लाइकोलिसिस के डिटेल में नहीं जाएंगे. जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, 11th के अंदर ही पोर्शन है बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है, वहां इस पर बात करेंगे. अभी हमने कहा कि 10 स्टेप वाली प्रोसेस होती है. कहां लिखा है? साफ साफ लिखा है, व्हेन यू स्टडी द रेस्पिरेशन इन चैप्टर 14 यू विल स्टडी. ठीक है, जब चैप्टर 14 में जाएंगे तब बात करेंगे इस पर. अब ठीक है, एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट a very metabolic pathway which one or more two additional reaction gives rise to the variety of metabolic end product के. तो कहने का मतलब ये है कि एक मेटाबॉलिक पाथवे में कई सारे केमिकल बनेंगे और वो केमिकल जो है दूसरी पाथवे में भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है कि कोई भी केमिकल जो है मल्टीपल पाथवे के अंदर जा सकता है. और हर मेटाबॉलिक पाथवे किसी ना किसी जंक्शन पे, हमने देखा था ना वहां पे कि एक जगह पे राउंड अबाउट बोलते हैं इसको, उनके चौराहा बोलते हैं, वहां पे जाके जुड़ती है मेटाबॉलिक पाथवे, वहां से इसके केमिकल का मल्टीपल यूज हम कर सकते हैं आपके. जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन यदि नॉर्मल एरोबिक कंडीशन होगी तो पायरुविक एसिड जो है वो कहां जाएगा? पायरुविक एसिड जो है वो बनेगा और बनने के बाद कहां जाएगा? वो जाएगा कहां पर? वो भाग लेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जाएगा क्रेब्स साइकिल में भाग लेगा और आगे आगे जो है वो उससे एनर्जी को निकालेंगे हम. ठीक है ना. ठीक है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होगा तो ये सेम पाथवे से क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा. कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनना ये इट्स ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है. लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कि ये प्रोसेस का भी एंड रिजल्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है. मतलब मेटाबॉलिक पाथवे मल्टी डायरेक्शन में जा सकती है. जैसे कि मैंने कहा यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड बनेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आगे पार्टिसिपेट करेगा. और यदि ईस्ट है तो वो उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा वो. ठीक है ना, क्लियर. चलिए, तो आज हम इसमें इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से जहां छोड़ा है वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. लेक्चर्स थोड़े से लंबे हो रहे हैं अभी, क्योंकि आप कमांडो ट्रेनिंग फेज 2 के अंदर आप आ चुके हैं. कमांडो ट्रेनिंग फेज 2 जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें कि आपके लेक्चर्स थोड़े लंबे होंगे. आपके टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी धीमे धीमे बढ़ना शुरू होंगे. आपके टेस्ट का लेवल भी थोड़ा सा जो है वो अपराइज कर दिया जाएगा. यहां पर आपको जो है वो अपने कोई भी लेक्चर, भले ही लेक्चर का लेंथ लंबा हो बेटा, कोई लेक्चर मिस मत करना आप. यहाँ पर जो है वो आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ना है आपको, क्योंकि अभी कुछ महीने बचे हैं. उस कुछ महीनों के बाद हमारी अग्नि परीक्षा एग्जाम होगा हमारा, और मुझे मालूम है कि हमको एग्जाम में बेटा अच्छा परफॉर्म करना है. AIR 1 चाहिए हमको. हमारे बायोमेंटर से कमांडो हमको हर टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर चाहिए. इसलिए बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए. ये सब कुछ इसलिए नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन ले कुछ करें आप, ये बिल्कुल भी इसका कोई वास्ता नहीं उससे. आप केवल लेक्चर देखते हैं और आपके पास जो भी MCQ बुक है उसका आप ईमानदारी के साथ आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप एग्जाम निकालेंगे बेटा. ठीक है ना. सच्चे कमांडो बनिए, मेहनत कीजिए, समर्पित रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए. ऑल द बेस्ट.